नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। यूपी की सियासत में इस समय वक्फ बोर्ड को लेकर एक नया उबाल आ गया है। एक तरफ जहां वक्फ की संपत्ति पर योगी प्रशासन का शिकंजा कसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी आफत आ रही है। वहीं इस मुद्दे पर सीएम योगी ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। तो कैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, कैसे मौलाना गैंग परेशान है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, वक्फ बोर्ड को लेकर अचानक से बवाल क्यों शुरू हो गया है? क्योंकि इन लोगों ने भी ऐसी ही शुरुआत की। इन लोगों को लगा सारे मौलाना के पास जाकर माइक लेकर खड़े हो जाते मीडिया वाले और पूछने लगते, देखिए चढ़ावा चोरी हुई है राम मंदिर पर, आपके क्या विचार है, आपका क्या कहना है। ये बड़ी बड़ी बातें करते कि नहीं, ये तो आस्था का केंद्र था, फिर भी चोरी हो गई। ये हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश इन लोगों ने भी शुरू की। इन लोगों ने कभी ये सवाल नहीं उठाया और सवाल के जवाब में ये नहीं कहा कि भाई ये राम मंदिर हिंदुओं का मामला है, हम तो इसके खिलाफ थे, हम तो बाबरी मस्जिद के समर्थक थे, यहाँ पर मंदिर निर्माण हुआ, अब चोरी हुई है तो वही लोग इसका अपना निदान भी निकाल लेंगे, उस मामले से अपने आप को अलग करते। लेकिन मामले में कूदना है, मौलानाओं को भी डिबेट में बिठाना है, मीडिया वाले को बताना है कि नहीं नहीं ये सेकुलर देश है और इसमें अगर मंदिर का मुद्दा भी आएगा तो ये लोग बैठकर प्रवचन देंगे, बताएंगे कि मंदिर का मुद्दा भी हमारा मुद्दा है। किस आधार पर मुद्दा? तुमने तो बाबरी मस्जिद के लिए पूरे देश में आग लगा रखी थी, दशकों तक सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते रहे। उस जगह पर जो पूरे दुनिया के हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, केवल भारत की बात नहीं करते, पूरी दुनिया में अगर किसी भी जगह से एक हिंदू अगर एक छोटा सा घर बना के अंटार्कटिका पर भी रहता हो तो भी वो अगर भारत आएगा तो उसके लिए होगा कि नहीं नहीं कौन कौन सी जगह पर हम जाएं, और जाने के लिए कुछ निर्धारित जगह अगर तय होगी तो काशी जाएगा, मथुरा जाएगा, अयोध्या जाएगा, उसके बाद साउथ में कुछ मंदिर दर्शन करने के लिए तिरुपति बालाजी जाएगा, पद्मनाभन स्वामी मंदिर जाएगा। इन जगहों पर वो जाएगा ही जाएगा। चार धाम की यात्रा करने के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ जाएगा। ये पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए है, लेकिन पूरे दुनिया का मुसलमान अगर भारत आता है तो पर्यटन स्थल ढूंढता है। कहाँ? कब्र में ढूंढेगा कि ताजमहल कहाँ पर है, विश्व के आश्चर्यजनक इमारतों में से एक। वो ये नहीं ढूंढेगा कि जामा मस्जिद दिल्ली में एक है, वहां पर जाकर नमाज अदा करते, क्योंकि जामा मस्जिद की कोई औकात नहीं है दुनिया भर के लिए। ये अपने आसपास के लोगों के लिए मस्जिद बनाई गई है। ये नहीं देखेगा कि ज्ञान वापी परिसर के अंदर एक मस्जिद है काशी में, वहां जाते हैं, या बाबरी मस्जिद है एक अयोध्या में जो पहले फैजाबाद हुआ करता था, वहां पर ही जाकर हम नमाज अदा करें। ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये कुछ नहीं है, आस्था का केंद्र नहीं। इन लोगों के लिए कोई इसका मायने नहीं है। फिर भी तुम लड़ रहे थे और अभी भी लड़ रहे हो, अभी भी लड़ते हुए ज्ञानवापी पर किसी तरीके से जिद पर अड़े हुए हो कि नहीं नहीं महादेव की स्थली में भी हम मस्जिद बना कर रखेंगे। ये एकता नहीं है, ये गंगा जमुनी तहजीब की बात नहीं है, ये जबरदस्ती के अपने ताकत शक्ति के प्रदर्शन की बात है। इसी तरह से ये श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी आपने एक मस्जिद बनाकर रख दिया है, पास में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, और उसके बगल में आप कॉरिडोर देने के लिए भी जगह नहीं दोगे। हिंदू आस्था का केंद्र है, वहां पर हिंदू जाते हैं, बगल में अजान की आवाज आती रहेगी। क्या कभी भी ये कल्पना की जा सकती है कि मक्का मदीना के अंदर मस्जिद के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में भी कोई एक अक्षरधाम स्वामीनाथ मंदिर बन जाए, या फिर भगवान श्री राम का एक मंदिर बन जाए और वहां पर माइक पर जोर जोर से भजन कीर्तन सुनाई दे? ये बर्दाश्त करने वाले लोग हैं? तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने बड़ा हंगामा किया। भगवान श्री राम के मंदिर में अगर कुछ चोर घुस आए, कुछ चोरी कर ली, तो ये पूरे हिंदुओं के लिए अपमानित करने वाली बात नहीं है। ये हर जगह होता है, चोर हर जगह घुसते हैं। उनके लिए किसी का घर क्या और देवालय क्या, मंदिर क्या या मस्जिद क्या, उसके लिए हर जगह वही स्थिति है। इन लोगों के अपने
जो संस्थान है, अपने दरगाह है, वो तो संभलता नहीं। वक्फ बोर्ड चोरी का अड्डा बना हुआ था। और इसी बात को लेकर जब चोरी की चर्चा हो रही थी तो योगी आदित्यनाथ को लगा कि बहुत ये लोग उछल कूद मचा रहा है। और उसके बाद विपक्ष की कुछ सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, जो अपने आप को कहती हैं हम सेकुलर हैं लेकिन ये मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं, ये भी बड़ा हंगामा क्रिएट किए हुए है, तो इनके फील्ड पर जाकर बैटिंग करना शुरू कर दे। तो उन्होंने कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड के मामले में भी अखिलेश यादव कुछ बोले। वक्फ बोर्ड का मामला क्या है? मामला यही है कि वक्फ बोर्ड ने अंधेर गर्दी मचा रखी पूरे देश के अंदर। अगर वक्फ बोर्ड कानून नहीं आया होता तो ये अंधेर गर्दी और बढ़ी जाती। बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गया कि वक्फ बोर्ड चाहता था कि नहीं, प्रेसिडेंट हाउस है वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये संसद बन रहा है वो भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ये कहीं भी किसी गांव में गया, कहा कि नहीं देखो, ये फिरोज शाह तुगलक के जमाने में एक फरमान जारी हुआ था, उसमें ये पूरा का पूरा गांव, ये पूरे गांव को वक्फ कर दिया गया था, इसके रेवेन्यू वक्फ कर दिया गया था, तो हम इसके मालिकाना हक वाले हैं, अभी भी इसके रेवेन्यू हमारे पास आनी चाहिए, ये जमीन पर हमारा कब्जा होना चाहिए। तो ये जिस तरीके से वक्फ बोर्ड लूटपाट मचा रहा था, और फिर उस पैसे का इस्तेमाल कहां? ऐसा भी नहीं है कि उस पैसे का इस्तेमाल ये लोग मजहबी कामों में कर रहे थे या गरीब मुसलमानों के लिए कर रहे थे। ये तो वक्फ बोर्ड कानून पर चर्चा के दौरान सारे खुलासे हुए। ये वो पैसे में लूटपाट मचाए हुए हैं। वक्फ बोर्ड में बैठे हुए 5 मौलाना, ये करेगा क्या? पूरी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर 50 रुपया रेंट पर एक दुकान दिया, और उस दुकान का रेंट कितना है? 50,000 रुपया। जो पूरा मार्केट वक्फ बोर्ड के पास है, मस्जिद के आसपास की जितने मार्केट की दुकानें हैं वक्फ बोर्ड के पास है, मस्जिद भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, वक्फ बोर्ड की कमेटी है, मस्जिद कमेटी भी उसी में इन्वॉल्व है। और उसके बाद उन दुकानों पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। प्राइम लोकेशन की दुकानें, प्राइम लोकेशन के मॉल, मार्केट, और उसमें रेंट कितना दिया जा रहा है? 200 रुपया, 500 रुपया, और ओरिजिनल मार्केट वैल्यू कितना है? तो 2-2 लाख रुपया रेंट आना चाहिए। अब ये वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट था, तो इसलिए योगी ने कहा अभी तुम मैनेजमेंट खत्म किए हैं, यानी मैनेजमेंट में अब सिर्फ तुम ही नहीं रहोगे। मध्य प्रदेश से तो शुरू हो गया। वक्फ बोर्ड एक्ट के अनुसार स्टेट वक्फ बोर्ड बनाया गया, और वहां पर एक हिंदू को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया गया जी। अब उसमें वो भी मैनेजमेंट कमेटी में होगा, निष्पक्ष तरीके से बताएगा। ये तो आपस में मिले जुले हुए होते थे, वो निष्पक्ष तरीके से बताएगा कि इसकी प्रॉपर्टी है, इसका रेंट है, ये किस में खर्च होना चाहिए, ये निर्धारित वक्फ बोर्ड की ये कमेटी करेगी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होगा। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में अभी शुरुआत नहीं हुई है, शुरुआत होना बाकी है। जो उम्मीद पोर्टल बनाया गया इसीलिए कि आप अपने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन दिखाएं और इस ऐप पर रजिस्टर्ड करें, सबमिट करें। तो पहली बार में ही इसमें तकरीबन 32,000 प्रॉपर्टी ऐसे थे जिसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। नहीं होगा तुम्हारे पास कागज नहीं है, रजिस्ट्रेशन का पेपर नहीं है, तुमने रजिस्ट्री नहीं करवाई है जमीन की। वो प्रॉपर्टी 31,000 से ज्यादा क्या है? वो प्रॉपर्टी वही है जिस पे कुछ दरगाह है, कुछ ईदगाह है, कुछ मस्जिद बनी हुई है। अब जैसे अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर क्या करेगा? उस पर बुलडोजर ही चलेगा, वो फिर से वापस किया जाएगा। चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की रही हो जिस पर इन लोगों ने कब्जा किया, या फिर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जिस पर इन लोगों ने कब्जा किया। लेकिन मामला यहीं तक नहीं है। ये 31-32 हजार का आंकड़ा सही नहीं है। ये तो वो दिखाया जा रहा है जो रजिस्ट्रेशन करवाने गए थे और रजिस्टर्ड नहीं हो पाया, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आपके पास उस जमीन के, उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। लेकिन उसके अलावा भी तो है जिसने डर से ऐप पर जाना ही छोड़ दिया। 2,88,000 प्रॉपर्टी वक्फ के पास उत्तर प्रदेश में थी, ये वक्फ एक्ट आने के पहले। लेकिन जब उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की बात आई तो उसमें 1,61,000 प्रॉपर्टी अप्रूव हुआ है। 31,000 और मान लेते हैं जो रिजेक्ट हुआ, लेकिन फिर भी 1,90,000 से ज्यादा ही प्रॉपर्टी हुई। तो उसके अलावा 90,000 प्रॉपर्टी और क्या हुआ? इन लोगों को लगा कि हम जाएंगे, अगर उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है, ये हमने फर्जी तरीके से कब्जाया है, सरकारी जमीन है, ये
तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन सिर्फ कैंसिल नहीं होगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि उसमें सजा भी हो जाएगी। वो डर गया, उसने इसके लिए बे उम्मीद पोर्टल पर जाना ही छोड़ दिया, वो दर्ज ही नहीं करवाया। तो इसलिए 90,000 वो और 31,000 ये 1,20,000 से ज़्यादा प्रॉपर्टी। अभी जब वक्फ बोर्ड कानून आ रहा था तो वक्फ एक्ट के समय भी सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी 2,80,000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही थी। ये चर्चा था कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि कहा जा सकता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जमींदार है जी। ये केवल रेलवे की प्रॉपर्टी, रेलवे की जमीनें इससे ज़्यादा हो सकती है, नहीं तो सबसे ज़्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास। ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों में कांग्रेस पार्टी भी वही है, सबसे बड़ा जमींदार पार्टी है। इसके दफ्तरों में जितने दफ्तर इन लोगों ने बनाए, जबरदस्ती के प्रॉपर्टी पर कब्जा कर करके सरकारी ज़मीन पर उसको लिख दिया गया। ब्लॉक लेवल पर किसी भी राजनीतिक पार्टी को ऑफिस बनाने के लिए ज़मीन नहीं मिलती, केवल कांग्रेस को ही मिली है, क्योंकि उस समय आज़ादी के बाद से यही एक पार्टी, केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, जितने दफ्तर बनाने हैं बना लो, सरकारी ज़मीन इनके नाम से रजिस्ट्री कर दो। जिसकी लिस्टिंग कर रही है सोनिया गांधी कि जितनी प्रॉपर्टी है लिस्ट करो, और जो कब्जा करके दूसरे लोग बैठे हैं उसको भी कब्जा से मुक्त करवाओ और बेचकर कांग्रेस के फंड में डालो या फिर गांधी नेहरू परिवार के फंड में डालो। तो ये वक्फ बोर्ड का खेल तो खत्म कर चुके हैं, और उसके बाद नंबर अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आ चुका है। सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कैसे मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब खत्म होने वाला है। एक्ट, कानून, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तभी तक है जब तक कि पर्सनल लॉ है, व्यक्तिगत कानून, सामुदायिक कानून या फिर मजहबी कानून, धार्मिक कानून। जब धार्मिक कानून ही नहीं रहेगा, यूसीसी लागू होगा, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या करेगा? जिन स्टेट में यूसीसी लागू हो रहा है वहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म हो रहा है। जैसे उत्तराखंड में खत्म कर दिया गया, मदरसा बोर्ड जैसे खत्म कर दिया गया, वैसे ही पर्सनल लॉ भी खत्म कर दिया गया और पर्सनल लॉ बोर्ड भी खत्म कर दिया गया। जब पर्सनल लॉ ही आपके पास नहीं है तो फिर बोर्ड की क्या जरूरत है? इसीलिए सबसे ज्यादा परेशानी इन लोगों को वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सबसे ज्यादा सक्रिय था, सबसे ज्यादा हंगामा कर रहा था, क्योंकि इसे लग रहा है कि अभी तो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी तो राजस्थान में भी लागू होने वाला है, महाराष्ट्र में भी, बंगाल में भी, असम में लागू हो ही चुका है, गुजरात में लागू हो चुका है। ये अभी 18 से ज्यादा स्टेट जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन सब जगहों पर 6 महीना के अंदर लागू होगा। यानी किसी भी स्टेट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं। उसके बाद केंद्रीय स्तर पर यह माना जा रहा है कि 2029 के चुनाव से पहले ये पूरे का पूरा जो 2/3 बहुमत चल रहा है अभी, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी विधेयक पारित करवाया जाएगा, और उसके बाद ये पूरे देश से ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, न निकाह के लिए आपको कुछ करना है, न फिर डिवोर्स के लिए आपको कुछ करना है, न कोई फरमान जारी करना है, कौन डिवोर्स लेगा, 3 तलाक खत्म ही हो चुका, तलाक कैसे लोगे, निकाह कैसे करोगे, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। बच्चियों का निकाह नहीं हो सकता, बाल विवाह नहीं हो सकता, हलाला पर प्रतिबंध। तो इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा क्या? ये तो अपने आप खत्म हो जाएगा। मुसीबत इन दोनों को अब सामने में दिखाई पड़ रहा है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वक्फ से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक मचे इस घमासान ने यूपी के सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अब इस कानूनी शिकंजे की आंच कहां तक जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।